हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वार्सल्स ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक, ST नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 26 to 50। इसमें अभी प्रोसेस क्या करना है मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए साथियों, बार बार कहना नहीं चाहिए लेकिन हर बार कहना पड़ता है। एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। आपको ये 6 पॉइंट करने हैं, ठीक। आप नोट कर सकते हैं ये 6 पॉइंट, ठीक है। और ये पॉइंट देखिए, क्लिक लिंक, जो मैं आपको लिंक दिया है या जो आपको लिंक मिल चुका है उसको क्लिक करिए, ठीक। डाउनलोड टेस्ट, जो क्वेश्चन नंबर 26 to 50 है उनको डाउनलोड करिए, ठीक। फोटो कॉपी, ठीक है, फोटो कॉपी करिए, क्योंकि ऐसे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको ज़्यादा गेन नहीं होगा। आप उसको फोटो कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ज़रूर से, ठीक है। फोटो कॉपी करिए, ठीक। फोटो कॉपी करके उसको पेपर को सॉल्व करिए, कायदे से अपने हिसाब से सॉल्व करिए, ठीक। सॉल्व करके उसकी अपने लेवल पे एनालिसिस करिए, ठीक है। एनालिसिस करिए, अपने लेवल पे एनालिसिस करिए पहले। एंड लास्ट में नंबर 6 छठा स्टेप हो जाएगा हमारा, वॉच दिस डिस्कशन। तब इस डिस्कशन को जो मैं भी कर रहा हूँ उसको वॉच करिए। इसके पहले ये 5 काम मैं आपको इसके और पहले ऑलरेडी लिंक दे चुका हूँ, इसमें भी मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करके वो 5 काम कर लीजिए, ठीक। तब इस डिस्कशन पे आइए तो आपको अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लिंक को क्लिक करिए, टेस्ट को डाउनलोड करिए, उसकी फ़ोटो कॉपी करा लीजिए, है ना, ठीक से काम करिए। और फिर रजिस्टर और पेन लेकर के बैठिए, इस डिस्कशन को देखिए, सॉल्व करिए, इसको एनालाइज करिए, ठीक। फोटो कॉपी करके सॉल्व करिए, उसको एनालाइज करिए, और फिर वॉच दिस डिस्कशन। जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूँ, ठीक। जो अभी भी जुड़ रहे हों उनको टेस्ट करने का सही तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मिटा करके क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू कर रहा हूँ। आप अगर पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को तो आप इसको यहीं पे रोक सकते हैं, पहले पेपर पूरा कर लीजिए और फिर 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, अपनी 2 घंटे के बाद अपनी एनालिसिस करके तब इस वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है साथियों, तो समय न बर्बाद करते हुए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि क्या बोलते हैं, जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि पहले भाई इस पेपर में देखिए 26 से लेकर के अब ग्रामेटिकल क्वेश्चन कुल मिलाकर के 5 हैं, 26 से 30। हालांकि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। 32 से 38 हम लोग के, सॉरी, क्वेश्चन 26 से 31 6 क्वेश्चन हैं, और 32 से 38 जो है हम लोग पास में ये 1 वर्ड्स और क्या बोलते हैं, सिनोनिम एंटोनिम है, कह सकते हैं हम लोग, मतलब वोकैब का पार्ट है। 39 40 में 2 स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग्स भी आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में आती हैं, ठीक। और 41 से 50 में 2 पैसेज दे रखे हैं जो पहले आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं, उनको करने का तरीका भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 26 से 30, पहले हम लोग करते हैं 31, ठीक है। तो 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोगों ने क्या निकाला है साथियों, एनी ऑफ दीज 2 बुक्स इज गुड, ठीक। बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये एक बेसिक पॉइंट जान लीजिए कि जब भी क्या बोलते हैं, हाँ, बेसिक पॉइंट ये है साथियों कि जब भी 2 बुक्स को अंडरलाइन कर दिए, ठीक। जब भी एग्जामिनर कोई संख्या मेंशन करता है, ये एक मूल रूल जान लीजिए, जब भी एग्जामिनर कोई संख्या मेंशन करता है तो समझिए गलती भी उसी से रिलेटेड होती है जनरली, ठीक। देखा ना, देयर इज एनी ऑफ दीज 2 बुक्स, ठीक है। तो भैया ग्रामर तो बड़े क्लियरली बोलती है, मैं आपको लिखा देता हूँ, आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आज जान लीजिए, ठीक। आइदर और उसका साथी, उसका नेगेटिव फॉर्म नाइदर। आइदर पॉजिटिव होता है और नाइदर नेगेटिव होता है, ठीक। इनको हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, 2 के लिए। आइदर कहता है दोनों में से कोई भी, इतना तो आपको पता ही होगा, और नाइदर कहता है दोनों ही नहीं, ठीक। आइदर मीन्स दोनों में से कोई एक, और नाइदर कहता है दोनों ही नहीं। लिख देता हूं जल्दी से, ये है हमारा आइदर, और ये नेगेटिव नाइदर कहता है दोनों ही नहीं। लेकिन दोनों बात कितनों की कर रहे हैं,
दो की, ठीक। और इनके पॉजिटिव फॉर्म आपने कई बार आइदर नाइदर तो आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन आपको शायद ये ठीक से नहीं पता होगा, ठीक, कि आइदर का पॉजिटिव फॉर्म होता है क्या बोलते हैं, एनी, सॉरी आइदर का, पहले मैं लिख लेता हूँ, यानी अगर हम दो की बात करेंगे तो हम आइदर और नाइदर यूज करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में, और हम दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हम लोग टू प्लस की हम लोग अगर बात करेंगे तो आइदर का रिप्लेसमेंट हो जाता है एनी और नाइदर का रिप्लेसमेंट हो जाता है नन, ठीक। यानी अगर हम कहेंगे आइदर ऑफ द बॉयज लिखा है तो उसका मतलब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, और अगर थ्री लगा है तो हम आइदर और नाइदर के बजाय एनी और नन का प्रयोग करते हैं। तो आइदर यानी दो और एनी मतलब टू प्लस, उसी प्रकार नाइदर यानी टू और नन मीन्स टू प्लस। अब आप अपने क्वेश्चन पे बड़े आसानी से आ सकते हैं साथियों। आपके क्वेश्चन में देखिए साफ साफ लिखा है, बहुत क्लियरली लिखा है, एनी ऑफ दीज टू बुक्स। भैया बात कितनों की हो रही है, टू बुक्स की बात हो रही है, और एनी यूज़ किया जा रहा है, दो यूज़ किया जाता है टू प्लस के लिए। तो क्लियर है यहाँ पे एनी ना करके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर वन और सी, एक और सी, तो ए और सी तो वैसे ही कट गए क्योंकि बात सिर्फ दो की हो रही है। तो हमारा आंसर आ गया बी, आइदर ऑफ दीज टू बुक्स इज गुड, ठीक, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी, ठीक, इन दोनों किताबों में से कोई भी एक इज गुड, अच्छी है, ये इसका मतलब हो गया, ठीक। 27 पे आते हैं साथियों, इंप्रूवमेंट चल रहा है, तो इंप्रूवमेंट में सारे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। अभी मैंने बता दिया 26 एक ही वर्ड पे कट गया क्योंकि टू बुक्स की बात हो रही थी, तो टू के साथ में एनी का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, बस आप ये लिख दीजिएगा, ठीक। विद टू एनी कांट बी यूज्ड, ठीक। अगर दो चीजों की बात हो रही है विद टू एनी कांट बी यूज, अगर दो की बात हो रही है तो एनी का प्रयोग हो ही नहीं सकता है, ठीक है, वो गलत इस्तेमाल कर लिया गया है। इतनी बात समझ आ रही है आपको, नोट कर लिया, ठीक। 27 पे आए थे साथियों, द रिपोर्ट हाइलाइट्स, हाईलाइट है हमारा V5, ठीक। V5 सिर्फ, यानी V5 का मतलब है वर्ब का S फॉर्म, वर्ब का S फॉर्म सिर्फ 4 शब्दों के साथ में यूज हो सकता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और वो 4 शब्द हैं ही, वो 4 शब्द हैं शी, तीसरा शब्द है इट, और चौथा है सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन, ठीक। कितनी बार बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं। V5, ठीक, और वर्ब प्लस S, ठीक। भाई साहब याद रखिएगा रूल को, ठीक। मैं लिखा रहा हूँ, याद रखिएगा V5 और V प्लस S, ठीक। लोग ग्रामर थ्योरी पढ़ाते आते हैं, प्रैक्टिकल ग्रामर कोई नहीं पढ़ाता एग्जामिनेशन के हिसाब से। V5 और वर्ब प्लस S, यानी वो उल्टा चलेंगे, यानी जिस वर्ब पे S लगा है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, फिफ्थ फॉर्म। कैन बी यूज्ड ओनली, इसका सब्जेक्ट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर, इसका सब्जेक्ट केवल 4 शब्द हो सकते हैं, या तो ही, या शी, या इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन। अनिल, सुनील, राकेश, विमला, दिनेश, महेश, हाउस, पेन, बुक, ऐसा कोई भी सिंगुलर नाउन, एटमॉस्फेयर, एयर, कुछ भी, लेकिन सिंगुलर नाउन। तो चेक करते हैं साथियों, हाइलाइट्स के नीचे V5 लिख दिया जाएगा साहब, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया, और उसके पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है, न वो ही है, न वो शी है, न वो इट है, लेकिन वह एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके नीचे आप SN लिख सकते हैं रिपोर्ट के नीचे। तो रिपोर्ट हो गया हमारा सिंगुलर नाउन, जिसके लिए वर्ब आ गया हाइलाइट्स V5, अ नंबर ऑफ, ठीक।
ए नंबर ऑफ के बाद में तो भैया सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन ही आता है। ए नंबर ऑफ के साथ में 2 कंडीशन लग जाती हैं, ठीक। इसको तो लिख ही लिया जाए, ठीक है, इसको तो लिखिए, ये तो मिटा ही देता हूँ मैं, लिख चुके हैं आप, ठीक। फटाफट लिखते हैं, देखिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टेस्ट ही चल रहा है, ठीक है। ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो रिवाइंड करके कर लेना। रूल सीधा सीधा नोट कर लो मेरे लाल। हाँ नहीं तो हाँ, क्या है रूल? ठीक है। अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, अ नंबर ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है। और ध्यान देने वाली बात है, वैसे ये कहा जाता है कि अ नंबर ऑफ के बाद में जो भी नाउन होगा उसके हिसाब से वर्ब चलता है। ये रेयर केस होता है एक, ठीक, एक रेयर केस होता है कि अ नंबर ऑफ वाले केस में, ठीक, प्रेपोजिशन, हम डिटेल में नहीं आ रहे, प्रेपोजिशन के बाद में जो नाउन आता है उसके हिसाब से वर्ब चलता है आगे। लेकिन क्लियर है कि अ नंबर ऑफ के बाद में प्लूरल ही नाउन आता है, तो यानी आगे जा करके प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ये नोट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें कोई वेरिएशन होगा तो मैं आपको बाद में किसी टाइम जरूर बता दूंगा, इसका अगर कोई एक्सेप्शन होगा, अदरवाइज ये रूल एज अ रूल फॉलो होता है। ओ तो आइए अब देख लेते हैं इसको, क्या ऐसा हुआ, ए नंबर ऑफ, ठीक, इसी क्वेश्चन से कन्फर्म हो जाएगा, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। और देखिए वो कन्फर्म हो गया इसी क्वेश्चन से, लिखा है द रिपोर्ट हाईलाइट्स, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ठीक। अ नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ आ गया है तो क्लियर है, ए नंबर ऑफ प्लस इंस्टेंस सिंगुलर है दादा, इसमें एस लगेगा। द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, ठीक है। अब जरा देखते हैं, देखो अब कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखो भैया पहला तो पहले ही कट गया क्योंकि उसमें हाईलाइट में एस गायब कर दिया गया है, ठीक, जबकि रिपोर्ट के साथ में हाईलाइट्स ही सही था, ठीक है, ऊपर। तो ए कट गया है, हाईलाइट के नीचे क्रॉस लगा देंगे। डी कट गया है क्योंकि डी में क्या गलती हो गई, अ नंबर ऑफ के बाद में सिंगुलर नाउन आ गया है, ठीक। तो ए कट गया, डी कट गया, बचता है साथियों बी और सी। देखें बी और सी में क्या फ़र्क है, ओहो हो, बी में ये क्या लिखा है भैया, ए के बाद में तो प्लूरल नाउन आ ही नहीं सकता है, ठीक है, लिखा है ए नंबर्स, ए प्लस सिंगुलर नाउन, ए के बाद कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आ सकता, कॉमन सेंस की बात है भाई, ए लगा था, ठीक, तो ए के बाद में प्लूरल कैसे आ सकता है। तो नंबर्स के नीचे क्रॉस लग जाएगा बी में, तो ए कटा, बी कटा और डी कट गया, बचता हमारे पास में सी, ठीक। द रिपोर्ट हाईलाइट्स अ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, बहुत सारी घटनाएं, इंस्टेंस का मतलब घटना, इंसिडेंट्स, INCIDENTS, INCIDENTS। तो रिपोर्ट हाईलाइट करती है, ठीक, नहीं क्या निकल रहा है, यह रिपोर्ट हाईलाइट करती है अ नंबर ऑफ, बहुत सारी घटनाएं, ऑफ इनजस्टिस, ऑफ का मतलब काके की, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, घटना अन्याय की बहुत सारी घटनाओं को, रिपोर्ट अन्याय की बहुत सारी घटनाओं को हाईलाइट करती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं साथियों, आंसर आ गया, आंसर नंबर 3। ही वॉज फॉर अ टाइम अवर कैप्टन, भैया इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक, एक समय के लिए, ठीक है। ही वॉज, वह था, फॉर ए टाइम, एक समय के लिए, ठीक, अवर कैप्टन, हिंदी में तो चल जाएगा एक समय वो हमारा कप्तान था, लेकिन भैया अंग्रेजी में एक समय ऐसा कोई फ्रेज नहीं होता, फॉर ए टाइम तो कुछ नहीं होता, फॉर सम टाइम जरूर हो सकता है, कुछ समय के लिए। तो आंसर सीधा सीधा हमारा 1 ही ए आ जाएगा। अच्छा, लेकिन बाकी हमको काटने पड़ेंगे कि बाकी क्यों कट रहे हैं। तो ही वॉज वंस, ठीक, अवर कैप्टन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने पहली बार में ध्यान नहीं दिया, ठीक है, लेकिन जो फैक्ट है बिल्कुल ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं लाला, लेकिन कोई बात नहीं,
हमारे पास में जवाब तो तुरंत तैयार हो ही जाता है, लॉजिकल, सटीक, ग्रामेटिकल। जी हाँ, ठीक। तो ही वॉज फॉर सम टाइम आवर कैप्टन, ये भी सही है, कुछ समय के लिए वो हमारा कप्तान था। ही वॉज वंस, एक बार वो हमारा कप्तान था, ठीक। सी कट जाएगा, कह रहा एट एनी टाइम, किसी भी समय, तो वह हमारा कप्तान था किसी भी समय। अरे भाई, कप्तान इन दोनों में हो सकता है कि एक बार वो हमारा कप्तान था और कुछ समय के लिए वो हमारा कप्तान था, ठीक। और डी कहता है नो इम्प्रूवमेंट, यानी जो लिखा है वो सेंटेंस बिल्कुल सही है, तो वो तो ऑलरेडी कट चुका है, यानी सी और डी कट गए। हमारा सेंटेंस, दो ही आंसर हमारे हो सकते हैं, ही वॉज फॉर अ टाइम अवर कैप्टन और ही वॉज फॉर सम टाइम्स अवर, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए अवर कैप्टन। तो क्या लगता है आपको कौन सा निकल के आ रहा है, ठीक। अब देखिए इम्प्रूवमेंट है तो क्या ग्रामर के हिसाब से दोनों सही है। देखिए सुनिए मेरी बात, ए भी सही है फॉर सम टाइम और बी भी सही है वंस, एक बार। अब जरा सेंटेंस का सेंस पकड़ के चलेंगे कि क्या एक बार का बात हो रही है या कुछ समय के लिए बात हो रही है, ठीक। ही वॉज फॉर ए टाइम, ठीक। फॉर को हम लोग यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए मेरे लाल, फॉर के नीचे लिखो ड्यूरेशन, ठीक है। याद आया रूल कि भूल गए सब कुछ हैं? नहीं याद आया तो याद करो। फॉर को यूज किया जाता है किसके लिए? ये ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो फॉर यहां पे आ रहा है, इसके ब्रैकेट में आप ड्यूरेशन लिख दो। अगर ये ड्यूरेशन के लिए आ रहा है तो क्या है ना, फॉर किसके लिए आता है? ड्यूरेशन के लिए, ठीक। और आराम से लिए, देखिए इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी का मतलब समझते हुए चीज़ों को। तो दादा, ही वॉज फॉर अ टाइम का मतलब है ही वॉज फॉर अ ड्यूरेशन, यानी वह कुछ समय के लिए हमारा कप्तान था। फॉर सम टाइम आ गया, ठीक। ही वॉज फॉर अ ड्यूरेशन अवर कैप्टन, और अगर ड्यूरेशन आ गया है पूरा तो एक बार नहीं बल्कि कुछ समय के लिए बेहतर रहेगा, इसलिए वंस पे लगेगा सिंगल टिक और फॉर सम टाइम पे लगेगा डबल टिक। यानी बी सही है, ठीक, लेकिन ए उससे इम्प्रूव्ड वर्जन है, यानी इम्प्रूवमेंट के हिसाब से ए आ जाएगा, और एरर के हिसाब से ए और बी दोनों सही हैं। दोनों तो एरर में तो खैर इम्प्रूवमेंट आता ही नहीं है, इसलिए गलती जो है वहीं पे मिलेगी फॉर अ टाइम में, लेकिन उस पर वंस भी लग सकता था, फॉर सम टाइम भी लग सकता है। सेंटेंस के सेंस के हिसाब से कुछ समय के लिए बेटर लग रहा है। आंसर आ गया ए, ही मेड द अटमोस्ट एफर्ट। ये अटमोस्ट शायद आपने अभी सुना होगा या आपने भी ना सुना हो, तो ध्यान रखिएगा, ही मेड उसने बनाया था या किया था। आगे चेक करो, अटमोस्ट छोड़ देंगे, एफर्ट, तो प्रयास बनाया जाता है या प्रयास किया जाता है? किया था। तो ही मेड उसने किया था, मेड के नीचे लिखो किया था। ही मेड दी अटमोस्ट एफर्ट, अटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, मोस्ट लगा है लाला, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक। अपमोस्ट का मतलब हो गया, सॉरी, अटमोस्ट का मतलब हो गया मैक्सिमम, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये तो आप देख ही सकते हैं। अटमोस्ट में क्या लगा? मोस्ट लगा है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई है तो उसके पहले द लगने में कोई नुकसान नहीं है। द प्लस अटमोस्ट एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री किसकी? अरे डिग्री किसकी होती भाई? एडजेक्टिव की, और आगे एक नाउन आएगा ही आएगा, ठीक। तो द प्लस अटमोस्ट प्लस नाउन, आइए देख लेते हैं। वो एफर्ट वो नाउन है जिसकी बात की जा रही है, तो द हो गया हमारा, सॉरी आप अंडरलाइन यूँ करेंगे कि अटमोस्ट के नीचे लिखेंगे सुपरलेटिव डिग्री, द के नीचे लिखेंगे आर्टिकल। सुपरलेटिव डिग्री के पहले जनरली क्या आता है? द आता है, ठीक। तो ही मेड द मैक्सिमम एफर्ट का मतलब प्रयास। वाई इन्फिनेटिव आ गया, टू सेव के नीचे लिखो इन्फिनेटिव, INF, ठीक। ये इन्फिनेटिव आ गया है जो हमारा जनरली मकसद बताता है, क्यों यह काम किया गया, वाई दिस वर्क वॉज डन। तो ही मेड द मैक्सिमम एफर्ट, उसने सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया अपना। भाई क्यों? आखिर उस प्रयास का मकसद क्या था? टू सेव, ना ने नी, इन्फिनेटिव है, मकसद भी बता रहा है और ना ने नी में भी कन्वर्ट कर रहा है। टू सेव, बचाने, अस, हमको बचाने के लिए उसने मैक्सिमम प्रयास किया था, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 30 बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, हाँ ठीक है, चेंज होगा इसका आंसर, सॉरी आपको शायद क्या आंसर दिया मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अगर 1 कर दिया गया है तो ठीक है, अदरवाइज ये दो आंसर 30 और 31 तो खैर नहीं, 31 तो खैर 1 ही है। 30 नंबर में आंसर हमारा चेंज होगा, और क्यों होगा उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। ही बिलोंग, पहली बात तो बिलोंग के साथ में हमेशा टू आता है, आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिए भाई। आज जानने की जिद तो करो, बिलोंग प्लस टू प्लस प्लेस या कोई भी ना हो, ठीक है। जैसे आप अपना ही इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या बोलते हैं भाई, आई एम लिंगवाल सर, आई बिलोंग टू इंडिया, ठीक, मैं इंडिया को बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो बिलोंग के साथ में हमेशा टू आता है, फिर प्लेस आएगी या कोई नाउन है, आई बिलोंग टू, ठीक, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा देखिए, ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, वह एक अमीर परिवार को बिलोंग करता है। बात कुछ मज़ा नहीं आया है ना, ही बिलोंग्स हो सही है, वह एक अमीर परिवार को बिलोंग करता है, ठीक, ठीक है। इसका मैं आपको एक दूसरा फ्रेज अभी बताऊंगा, ठीक, पहले इसको कर लेते हैं। तो ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, वह एक अमीर फैमिली को बिलोंग करता, अपनी जगह के ऊपर सही है, ठीक लगेगा भाई इस पे। ए कहता है ही बिलोंग्स टू अ वेल टू डू फैमिली। देखिए वेल टू डू अगर आप डिक्शनरी मीनिंग पे जाएंगे, किसी भी डिक्शनरी में जाएंगे, मैं डिक्शनरी मीनिंग ही बताता हूँ, और रिकग्नाइज्ड डिक्शनरी, ठीक, चाहे वेबस्टर, कॉलिंस, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, 4 सबसे महत्वपूर्ण डिक्शनरियाँ हैं भैया, ठीक, बोला नहीं, मरियम वेबस्टर, ठीक, नंबर 1 हो गई, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, प्योर इंग्लिश से अच्छी कोई डिक्शनरी नहीं होगी, और कॉलिंस, ठीक, ये 4 बेस्ट डिक्शनरीज हैं जो बेस्ट पॉसिबल आपको अंग्रेजी का परफेक्ट आंसर देंगी, परफेक्ट आंसर। तो वेल टू डू का जो मीनिंग आप देखेंगे वो मिलेगा आपको रिच एंड रेस्पेक्टेड, अमीर और सम्मानित, प्रतिष्ठित, ठीक, वेल टू डू। बी कहता है ही बिलोंग्स टू एन अपर क्लास फैमिली, ये भी सही है, वह एक उच्च वर्गीय परिवार को बिलोंग करता है, ठीक। तीसरा कहता है ही बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली, वह एक जाने माने परिवार को बिलोंग करता है, ये भी सही है। देखिए ग्रामर की दृष्टि से चारों सही है, नो इम्प्रूवमेंट कहता है कि भाई जो लिखा है वो सबसे अच्छा है, उससे बेटर इनमें कोई नहीं हो सकता है। अब आप बताइए साहब, इनमें सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है जिसमें सम्मान की बात हो रही है। ही बिलोंग, अगर हम किसी का इंट्रोडक्शन देंगे वो है एक अमीर परिवार से, आप सही है बिल्कुल है, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा अगर हम किसी के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे तो बताएंगे भाई ये एक बहुत ही जाने माने और सम्मानित परिवार, जाने माने भी ठीक है, ठीक, जाने माने, वेल नोन, ठीक, लेकिन जाना माना व्यक्ति ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सम्मानित ही हो, कभी कभी लोग कंट्रोवर्सी की वजह से भी जान मान लिए जाते हैं, ठीक है, विवादों की वजह से। तो इसलिए सी भी सही है। बी केवल एक वर्गीय विभाजन कर देता है जो किसी भी कदाचित उचित नहीं है। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हम लोग वर्ड ये यूज़ करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि दीज वर्ड्स आर गुड। श्रेणियों में हमको किसी व्यक्ति को या परिवार को बांटना भी नहीं चाहिए। ये देखिए क्वेश्चन लॉजिक पे जा रहा है ना, ये क्वेश्चन क्या सही है इस पे जाएगा। अंग्रेजी इस पे भी बहुत ध्यान देती है कि ग्रामेटिकली क्या सही है वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा वर्ड है जो बात को सबसे पॉलिश्ड तरीके से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मानित तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक। तो जो बेस्ट आंसर है वो वेल टू डू, जिसका मीनिंग आपने शायद लिख ही लिया होगा, मैंने आपको बताया था, नहीं लिखा तो फिर लिख दीजिए, रिच एंड रेस्पेक्टेड, ठीक। या रेस्पेक्टेबल लिख लो, ज़्यादा अच्छा वर्ड है। यानी वह एक कैसे परिवार को बिलोंग करता है, अमीर और सम्मानित परिवार को बिलोंग करता है, ठीक है। इसलिए आपका जो बेटर आंसर है साथियों वो आ गया हमारा क्या, तो बात समझ में आ गई, लाल निशान, ठीक। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें कमाल की बात है कि चारों ऑप्शन सही है, कोई ग्रामेटिकल डिफरेंस याद रखिएगा, चारों आंसर सही है। अच्छा और एक दूसरी बात बता दूं, एसएससी की के हिसाब से भी आंसर ए ही है,
इसलिए बात खत्म हो गई। वेल टू डू को ही सही लगाया गया है, इसलिए उनके लॉजिक के हिसाब से भी वही आंसर है। ठीक, तो आंसर आ गया ए। और 31 पे आ जाते हैं फिर हम लोग। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूरज लुक्ड एट सुनील। ठीक, सूरज लुक एट फ्रेज हो गया लुक एट, और लुक के सारे फ्रेजेस में हम आपको लिखवा ही चुके हैं। और एक बार फिर कहिए तो मैं कुछ लिखा देता हूँ इंपॉर्टेंट वाले। ठीक, ऐसी क्या बात है, जब आप इतना कह रहे हैं तो लिखवा ही देता हूँ। अच्छा नहीं कह रहे हैं, कोई बात नहीं, तभी लिखवा देता हूँ। और वैसे मैं क्लास में तो कराते ही हूँ, ठीक, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 इसके जो इंपॉर्टेंट फ्रेज होते हैं वो आपको लिखवा देता हूँ। ठीक, तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें जरा देखते हैं हम लोग। ठीक, सबसे पहले तो यही आ गया भैया, लुक एट। लुक एट, एट का मतलब होता है पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग, और लुक का मतलब होता है देखना, यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर देखना। ठीक, ध्यान से देखना, लुक क्लोजली। ये आपको याद करना पड़ेगा साथियों, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं, देखिए रिवीजन हो जाएगा आपका। लुक फॉर सर्च, ये आपका सुना ही हुआ है अच्छी तरह से। लुक आफ्टर क्या मतलब हो जाता है, केयर, इंग्लिश में केयर। लुक फॉरवर्ड टू, ठीक, इंतजार करना, लुक फॉरवर्ड, आगे की ओर देखना। ठीक, फ्यूचर, वेट या लुक टू फ्यूचर, भविष्य की होने वाली किसी घटना की ओर, आगे की ओर देखना। ठीक, और हो गया भाई, मैं आपको लिखा चुका हूं कई बार, लुक डाउन, नीचे की ओर देखना, नीचा दिखाना। ठीक, अपमानित करना। और लुक, अगर लुक डाउन का मतलब हो जाएगा नीचे की ओर देखना, यानी कि अपने आप को ऊपर और दूसरे को नीचा दिखाना, अपमानित करना, इंसल्ट करना, तो लुक अप टू का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर देखना, यानी किसी को ऊंचा स्थान देना, सम्मान देना। ये दोनों एक दूसरे के एंटीनिम्स हो गए। ठीक, तो साथियों और भी होते हैं, लेकिन मैं आपको फिलहाल 6 लिखा रहा हूं। लुक के 6 सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेज आपकी नजरों के सामने पेश है। आपकी नजरों के सामने, ये 6 फ्रेज हैं, 6 को नोट कर लीजिए। तो मैं आगे बढ़ूं, अगर आप लोग कहें तो नोट कर लीजिए आराम से। ठीक, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं साथियों। तो ही बिलोंग, अच्छा तो ये आ गया सूरज लुक्ड, तो सूरज लुक्ड एट सुनील। देखिए सूरज लुक्ड एट सुनील, सूरज ने ध्यान से, पास से देखा, सूरज ने सुनील की ओर देखा। ठीक है, ध्यान से देखा, विद अ क्वेश्चन। ओ, सूरज ने सुनील की ओर देखा विद अ क्वेश्चन, एक प्रश्न के साथ देखा। क्या बात है भाई, क्या मामला है, ध्यान देना। ठीक है, अंग्रेजी में विजुलाइज करो, इमेजिन करो, कल्पना करो, प्यार करो, खो जाओ उसमें, डूब जाओ सेंटेंस में, आंसर खटाक से निकल के आएगा। दिस इज इंग्लिश, प्यार, लव, इंग्लिश को प्यार करो, भाषा को। ठीक, देखो सूरज लुक्ड एट सुनील, सूरज ने सुनील की ओर देखा विद अ क्वेश्चन, एक प्रश्न के साथ, उसके दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा था। ठीक, ए क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चन करते हुए। ठीक, क्वेश्चन के आगे आईएनजी लग गया। ठीक, ठीक है, अब ये डिफरेंस आपको बताना पड़ेगा, मीनिंग क्लियर मैं आपको करना चाह रहा था।
क्वेश्चनिंगली, क्वेश्चनेबली बहुत क्लोज हैं, ठीक। आप किसी भी पर्सन से पूछोगे, मैं किसी के साथ अपना कंपैरिजन करता ही नहीं हूँ, ठीक, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। लेकिन किसी से पूछोगे वो आपको कन्विंस नहीं कर पाएगा लाला कि क्वेश्चनिंगली क्यों है, कि हाँ ये है, ठीक। मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा, ये है भाई, ये है क्योंकि इसका मतलब ये हो गया। नहीं दादा, क्लियर करो, बी का मतलब भी तो वही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। क्वेश्चनेबली, ठीक, जिस बात पर कोई प्रश्न किया जा सकता है, क्वेश्चन प्लस एबल, जिस पर प्रश्न किया जा सकता है, ठीक। विस्टफुली, थॉटफुल, विस्टफुल का मतलब थॉटफुल, विचारपूर्ण, लिख दो, विस्टफुल यानी थॉटफुल यानी विचारपूर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विचारपूर्ण, ठीक है। तो विचारपूर्ण तरीके से देखा, ठीक। तो अब ये देख लीजिए, विस्टफुल, थॉटफुल, विचारपूर्ण, ठीक। अब जरा देखते हैं भाई कौन सा आ सकता है। तो देखिए, सी तो कट गया क्योंकि उसके दिमाग में प्रश्न था, कोई विचार नहीं था, उसको उसके मन में कुछ डाउट था, तो सी कट गया, ठीक। डी, अच्छा डी क्यों कटेगा? क्योंकि विद अ क्वेश्चन फ्रेज नहीं होता है, ठीक। आप लगाने को लगा सकते हो, प्रश्न के साथ उसकी ओर देखा, लेकिन हिंदी में हो जाएगा उसने प्रश्न उठाते हुए उसकी ओर देखा, यानी उसके दिमाग में एक प्रश्न था, ठीक। तो आंसर देखिए दो हो सकते हैं, क्वेश्चनिंगली, ठीक, एडवर्ब लग रहे हैं दो, क्वेश्चनिंगली या क्वेश्चनेबली, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर दूं। क्वेश्चनिंगली का मतलब जैसे मैंने बता दिया, क्वेश्चन के आगे आईएनजी लग गया, एलवाई को हटा दो, अभी भूल जाओ, क्वेश्चनिंग, ठीक, यानी क्वेश्चन के आगे आईएनजी लग गया है, और ये नानी, क्योंकि ओनली वीआईएनजी हो रहा है, V4 हो रहा है, जीरंड बन रहा है, या चलिए पार्टिसिपल बन रहा हो, जो भी बन रहा होगा, हम उसको उस पर नहीं आ रहे, लेकिन ओनली वीआईएनजी हो रहा है, ठीक। यानी कोई भी वीआईएनजी होगा, ओनली वीआईएनजी अगर है विदाउट हेल्पिंग वर्ड, तो वो नानेनी और तातेती में कन्वर्ट होता है। तो क्वेश्चनिंगली का मतलब जाता है प्रश्न उठाते हुए या प्रश्न करते हुए, ठीक, प्रश्न सूचक, ठीक, आंखों से उसने उसकी ओर देखा, ये क्या मामला है। और क्वेश्चनेबली का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी बात का विरोध करते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिवली, ठीक, आर्ग्यूएबली, मैं आपसे बताता हूं, देखिए क्वेश्चनेबली का सिनोनिम हो गया आर्ग्यूएबली, एलवाई हटा देते हैं अभी, क्वेश्चनेबल, जिस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सेंस यहां पे प्रश्न पूछना नहीं होता, बल्कि जिस पर प्रश्न उठाया जा सकता है, ठीक। क्वेश्चनेबल यानी ये देखो, आर्ग्यूएबल यानी जिस बात पर बहस की जा सकती है, यानी ठीक, जब हम किसी बात पर कन्विंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनेबल का सेंस हो जाएगा कि हम उस बात के ऊपर आपसे तर्क करना चाहते हैं, यानी मेरे पास में लॉजिक है, आपके पास में अपना लॉजिक है, मैं आपके लॉजिक से सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन उठाता हूं, ठीक, और फिर आपसे कहता हूं कि आप इस बात के ऊपर आइए आर्ग्यू करते हैं, तर्क करते हैं, जिसकी बात सही होगी वो मानी जाएगी। लेकिन साहब जो यहाँ पे विद अ क्वेश्चन है, उसका सेंस ये है कि उसको चीजें क्लियर ही नहीं है। इसमें चीजें क्लियर है, ठीक, इसमें चीजें क्लियर है, अनिल को भी क्लियर है, सॉरी यहाँ पे कौन आ रहा है, सूरज को भी क्लियर है, सुनील को भी क्लियर है, क्वेश्चनेबल में। बस ये है कि सुनील का अलग सोच है और सूरज की अलग सोच है। और क्वेश्चनिंगली का मतलब ये हो गया कि सूरज को बात समझ में नहीं आई, तो उसने कहा कि भाई मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, पहले इस बात को क्लियर करो। तो क्वेश्चनिंग का मतलब ये हो गया टू क्लेरिफाई, और क्या बोलते हैं, क्वेश्चनेबली का मतलब हो गया टू आर्ग्यू, टू डिबेट। तो आर्ग्यूएबल, डिबेटेबल, जिस पर बहस की जा सकती है। तो बहस हम तब करते हैं जब हम क्लियर होते हैं, और क्वेश्चन हम तब उठाते हैं जब हम क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं आऊँगा साथियों, जो क्वेश्चन का सेंस आ रहा है उसके हिसाब से विद अ क्वेश्चन का मतलब हो गया उसने उसकी ओर देखा एक प्रश्न सूचक निगाहों से, यानी उसको चीज़ें क्लियर नहीं थी। अगर क्लियर नहीं थी तो आंसर ए आ जाएगा। और यहाँ पे मैं ए को डबल टिक और बी को सिंगल टिक ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस के हिसाब से, सेंटेंस नंबर 31 के हिसाब से बी नहीं हो सकता। ग्रामर के हिसाब से तीनों सही हैं, लेकिन क्वेश्चन के सेंस के हिसाब से सिर्फ
ए हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि विद अ क्वेश्चन का मतलब है उसके मन में एक प्रश्न था, और बी में मन में प्रश्न नहीं होता, बल्कि बी का मतलब हो जाता है कि उसने उसके ऊपर प्रश्न उठाया। प्रश्न उठाने का मतलब है हमको चीज़ें क्लियर हैं, हम आपकी बातों से संतुष्ट नहीं हैं, हम आपकी लॉजिक से संतुष्ट नहीं हैं। जैसे आप में से ठीक दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक जो कह रहे होंगे समझ में तो आ गई आपकी बात मुझे, लेकिन क्या बोलते हैं, मैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ, उसका मीनिंग तो कुछ और होता है, वो हो जाएगा बी। और एक कहेंगे सर अभी तक समझ में नहीं आया, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। और अगर आप कह रहे हैं कि अभी तक समझ में नहीं आया, ठीक, तो भैया नमस्ते, इससे ज़्यादा मैं समझा सकता हूँ। और अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास में दूसरा लॉजिक है, तो भी भैया नमस्ते, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ। ठीक है, जितना अपनी तरफ से क्लियर कर सकता था कर गया। आप रिमाइंड करके एक बार फिर से चेक करना। पानी पी लो। चलो साथियों फटाफट आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया। तो ये तो था हम लोग का ग्रामेटिकल पोर्शन, जिसने ले लिया है लगभग 35 मिनट। बताइए, चलिए खैर अब जल्दी से हम लोग वोकेबलरी वाले पोर्शन के ऊपर आ जाते हैं, और फिर लास्ट में पैसेज कर लेंगे। पैसेज में मुश्किल से 5-7 मिनट लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, क्वेश्चन में क्या पकड़ के आंसर निकालना है। टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसएससी में बार बार, एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में, सीपीओ, सीएचएसएल, 10+2 मतलब सॉरी एक ही बात होगी, सीजीएल, प्री, मेंस, ठीक, कोई भी एमटीएस, कोई भी एग्जामिनेशन आप एसएससी को उठा लीजिएगा, या सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी वाले भी, कोई भी, तो ये भैया वन वर्ड में या सिनोनिम एंटोनिम में, टू रिमूव एन ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम अ बुक, किताब में से किसी विवादास्पद मुद्दे को, आपत्तिजनक बात को हटा देना। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाता है आंसर नंबर बी, एक्सपर्जेट। ठीक, एक्सपर्जेट, टू रिमूव अ कंट्रोवर्शियल पार्ट ऑफ अ बुक। लिखा हुआ है, इसलिए मैं लिखा हूं क्या इसको। ए वर्ड को हम लोग पढ़ चुके हैं भैया, बस आपको एक डिफरेंस बता रहा हूं, मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ठीक, ठीक है। और बताना आपको ये है कि टर्मिनेट और एक्सटर्मिनेट, बस यही डिफरेंस लूंगा खाली। टर्मिनेट के सारे वर्ड अभी नहीं लिखाऊंगा, ठीक। तो टर्मिनेट का मतलब हो जाता है टू रिमूव फ्रॉम जॉब। टू रिमूव फ्रॉम जॉब। और एक्सटर्मिनेट में, इसमें क्या जुड़ गया, इसमें एक्स जुड़ गया, एक्सटर्मिनेट का मतलब हो गया, ठीक, यानी टू रिमूव फ्रॉम द वर्ल्ड, एक्सटर्मिनेट। यहां हमने निकाल दिया, इसमें भी निकाल दिया, दोनों में निकाला है। वहां केवल जॉब से निकाला है, और एक्सटर्मिनेट में हमने इसको दुनिया से ही निकाल दिया है, ठीक। टू किल, ठीक है, वर्ड याद रखना, एक्सटर्मिनेट, ठीक है। आपने फिल्म देखी होगी टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का काम ये था कि भाई जो है वो खत्म कर डालने वाला, ठीक, उसका एक काम ही दिया गया था, तुमको फलाने फलाने को खत्म कर देना है, ठीक है, और उसको खत्म करने के बाद खुद को भी खत्म कर देना है। खैर, तो साथियों, एक्सटर्मिनेट मार डालना, टू किल। एक्सपर्जेट, ठीक, साहित्य में से आपत्तिजनक शब्दों को हटाना। एक्सटर्पेट, देखिए तीनों में रूट नहीं आ रहा है, वेरी सॉरी, रूट होता तो मैं जरूर बताता। टर्मिनेट को मैंने लिंक कर दिया दो वर्ड से। एक्सटर्पेट का मतलब ये हो गया कि भाई समूल नष्ट करना, इरेडिकेट, इसका सिनोनिम हो जाएगा
उखाड़ फेंकना, ठीक, क्योंकि भाई आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ, पहले नहीं बताया तो अब जान लो। इरेडिकेट जो है वो फटाफटी में देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। इरेडिकेट हमारा जो है वो 3 वर्ड से मिलकर बनता है, जैसा मैंने बताया कई बार, नहीं तो आप जान लीजिए। रेडी रूट होता है किसके लिए? मूल, रूट जड़, यानी इसका मतलब ही जड़ होता है। तो इससे रेडिश बनता है ना, क्या वर्ड बनता है इससे? रेडिश, जिसका मतलब क्या होता है? मूली, मूल, जड़, ठीक। ई का मतलब बाहर प्लस मूल, और एटी का क्या मतलब होता है लाला? करना। मूल को बाहर करना यानी जड़ से उखाड़ फेंकना। इरेडिकेट का मतलब हो गया उन्मूलन करना, जड़ से उखाड़ फेंकना। टू रूट आउट, ठीक, टू रूट आउट, ठीक, यानी जड़ को ही बाहर निकाल देना, जड़ को बाहर करना, ठीक है, इरेडिकेट। और इसका फिर इससे एक वर्ड क्या बन जाता है आपको पता ही होगा, बस ये लिख डालो ना, इरेडिकेशन। मेरे बच्चा लिखो इरेडिकेशन, मूल बाहर, टीआईवन प्रक्रिया, यानी जड़ से बाहर करने की प्रक्रिया। उन्मूलन, करना हटा दो, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, उन्मूलन, जड़ से उखाड़ने की प्रक्रिया। प्रोसेस टू रूट आउट, प्रोसेस टू रूट आउट, जड़ को निकालने की प्रक्रिया, उन्मूलन। साथियों जल्दी से आगे बढ़ते, डिस्ट्रॉय, बर्बाद कर देना। आंसर आ गया, आंसर नंबर सी, आंसर नंबर 2, एक्सपर्जेट। 33, ओह ये आ गया, पर्टेनिंग टू शीप, ठीक, यानी भेड़ को बिलोंग करने वाला। केनाइन, बोवाइन, ओवाइन, फेलाइन, ऐसा करता हूं, जरा लिखवा ही देता हूं इसको, ठीक है। कई बार ऐसे अपने टेस्ट में जो हम लोग ऑफलाइन चलते हैं, मैंने आपके दिखाए हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, ठीक, जो धीरे धीरे करके देखते जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि अंग्रेज़ी तो ये होती है, ठीक, जो ये पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं, हम आज तक कहाँ उलझे रह गए, ठीक है, कौन सी ग्रामर और कौन सी वोकैब हम पढ़ते रह गए लाला। चलो देखिए, कोशिश करूँगा कि आसान लहजों में, आसान शब्दों में तुमको चीज़ें बताई जा सके। दिख रहा है, यहाँ शुरू करता हूँ। वो वर्ड लेंगे ना जो जल्दी समझ में आया। देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही लिखते लिखते कितने करीब सोच रहा हूँ 15 के आसपास आपको लिखवा दूँ, यहाँ तक, इधर कर लेंगे। लियोनाइन, और महत्व की दृष्टि से ही बता दे जाएंगे, महत्व वाले वर्ड्स को आगे रखेंगे, और सबसे मतलब महत्वपूर्ण ही बता रहा हूँ कि अदरवाइज करीब 25 से 30 इंपॉर्टेंट एनिमल के क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले लिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं लिख लूँ, ठीक है। और ऐसे लिखूंगा ना कि जो आपको ज़रूरत ही ना पड़े, वैसे ही समझ में आ जाए फटाफट, ठीक। इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ये एक वर्ड कंफ्यूज कर रहा है। लियोनाइन, फेलाइन, ओवाइन, बोवाइन,
एक्विलाइन, एलिफेंटाइन, इक्वाइन, हाँ एक इम्पॉर्टेंट, वल्पाइन और ल्यूपाइन, ठीक। हाँ, और 15 देता हूँ। ये वो है जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक। 15, ठीक। आप इंपॉर्टेंट पहले आप इनको नोट कर लें, फिर मैं इनके आगे इसका मीनिंग बताता रहता हूँ, ठीक। 15, बस 15 ही लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग हम लोग लिखते चलेंगे। एक स्पेलिंग जरा देख लो एक की, पेवोनाइन, ठीक है। पेवोनाइन, पेवोनाइन, सॉरी, ये स्पेलिंग सही कर लो भैया, सॉरी 12th की स्पेलिंग सही कर लीजिए, PAVO, पेवोनाइन, ठीक, वो इंपॉर्टेंट है। अब जरा देख लेते भैया, लियोनाइन में क्या आ गया? लियो यानी लायन, यानी शेर जैसा। फेलाइन, फेलाइन हम लोग बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? बिल्ली, कैट, ठीक, बिल्ली जैसा। ये सब एक्चुअली क्या है? क्वालिटीज, ठीक, एनिमल क्वालिटीज, जिनके अलग अलग वर्ड ही बन गए हैं। अभी मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको। जैसे हम कहेंगे भाई लियोनाइन थॉट्स, तुम्हारे विचार, यू हैव लियोनाइन थॉट्स, तुम्हारे विचार कैसे हैं? शेर जैसे विचार है, यानी शेर जैसे विचार तुम्हारे हैं, ठीक। एंड ठीक, हम लोग जैसे बोलेंगे फेलाइन वॉक, यानी बिल्ली जैसी चाल, ठीक, धीरे धीरे संभाल के चलते हैं, ठीक। ओवाइन हो गया हमारा भाई, ठीक, रिलेटेड टू ओवाइन, तो ये आई रहा है ना, ये क्या है देखो, ठीक, शीप, ये तो आई रहा है, तो हमारा आंसर हो ही गया शीप। और बोवाइन हो गया रिलेटेड टू कैटल, वैसे बुल के लिए भी कहा जाता है, लेकिन रिलेटेड टू कैटल, इसमें गाय, भैंस, बकरी इत्यादि सब आ जाते हैं। बोवाइन, ठीक, जनरली गाय, भैंस, ठीक। वैसे तो वैक्साइन अलग होता है गाय के लिए, लेकिन वो मैं नहीं लिखा रहा हूँ। कैनाइन, ये कौन सा लगा दिया मैंने? कैनाइन हो गया। कैनाइन तो आप जानते हैं, कैनाइन टीथ, ठीक, दांत, कुत्ता, डॉग, ये डॉग फैमिली हो गई साथियों। ये तो नाम से क्लियर है, एलिफेंटाइन, ठीक। इसमें कौन आ गया? एलिफेंट। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, 7 और 8 स्पेशली। एक्वाइन इज रिलेटेड टू आपका, ठीक, ये आ गया हमारा हॉर्स, घोड़ा। और एक्विलाइन, ठीक है, स्पेलिंग पे भी ध्यान देना, ये ई से है और ये ए से है। एक्विलाइन, ये हो गया हमारा ईगल, नाम भी क्लियर है, देखिए, एक्वी, ईगल, एक्विल, ईगल, ठीक, मैचिंग है थोड़ा सा। सरपेंटाइन, क्लियर है आपको? सरपेंट, सरपेंट किसको बोलते हैं हम लोग? सांप, ठीक। अरसाइन, भालू, बियर फैमिली, अरसाइन, ठीक। हरसाइन, डियर, डियर के 2 होते हैं एक्चुअली, ठीक, ठीक है, हरसाइन, हाँ ठीक है, हरसाइन, एक मिनट, डियर का, अच्छा गोट के 2 हो गए, सॉरी। हरसाइन गोट के लिए 2 यूज़ किए गए, गोट कर लो। एक और लिखाना चाहा था, एक छूट गया, देखिए मैंने अभी, अच्छा वो देख लिया, एक 16th पहले डाल देंगे, चलो अच्छा बाद में लिखता हूँ, पहले इसको क्लियर कर लो। हरसाइन हो गया हमारा गोट, ठीक, ये शीप था और ये गोट है दादा, ये भेड़ है और ये बकरी है, हरसाइन, ठीक है। पेवोनाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट, पीकॉक, ठीक, ठीक है। पेवोनाइन डांस, यानी मोर जैसा नृत्य, समझ लो बात को। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट है, वल्पाइन, ठीक, फॉक्स, और ल्यूपाइन, वुल्फ, लोमड़ी नुमा और ये भेड़िया नुमा। पिसाइन, पाइसिस, आप जानते होंगे पाइसिस किसका होता है? फिश, ठीक, कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? पाइसिस यानी फिश। और 16 साथियों, एक और लिख लो, एजिनाइन, ASSININE, यानी एस, यानी यू आर एन एस, तुम गधे हो, बोलते ना, ही इज एन एस, वो गधा है, ठीक। तो एस यानी हमारा डोंकी।
ठीक, एजिनाइन, ठीक, वर्क, गधे जैसा काम, ठीक है। तो ये 16 मैंने आपको इंपॉर्टेंट लगा दिया है, और भी मेरे पास में लंबी लिस्ट रखी हुई 25-30, मैं इसीलिए नोट कर लिए थे, लेकिन खाली आपको वो लिखा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन भैया ये एक जगह पर डालकर जरूर याद कर लेना। हाँ, और इस लिस्ट को और लंबा मत करना, क्योंकि उनमें से कभी कोई एक आध आ गया तो आ गया, अदरवाइज आंसर इन 16 पे घूमता है। बल्कि इनमें से भी कहो तो मैं 10 छांट दूँ, लेकिन अब 10-15-16 याद कर लियो, ठीक। चलो अच्छा, तुम कह रहे हो 10, तो मैं 10 बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से 10 जो आप अंडरलाइन कर सकते हो। देखो भैया, फेलाइन वेरी इंपॉर्टेंट है 2, ओवाइन शीप वेरी इंपॉर्टेंट है, बोवाइन इंपॉर्टेंट है 3, कैनाइन 4, एलिफेंटाइन 5, एक्वाइन 6, एक्विलाइन 7, ठीक। सर्पेंटाइन हम लोग बोलते हैं भाई सर्पेंटाइन क्यूज, यानी सांप जैसी लाइन लगी हुई थी बिल जमा करने के लिए। सर्पेंटाइन QUE सांप जैसी सांप नुमा लाइन लगी हुई थी, ठीक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहीं पे हो गए यार। और अगर तुमको याद करना ही है तो तुम ये 2 याद कर लो, 9 और 10 करने हैं तो स्पाइसेस तो हर जगह ही आता है, ठीक। तो ये 10 तो याद कर ही लो, बाकी की इंपॉर्टेंट सभी। चलिए साथियों आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, तो इसमें देखिए कौन कौन से आ गए। कैनाइन पहला, कैनाइन यहाँ लिखा है, ये देखिए डॉग फैमिली, ठीक। दूसरा बोवाइन, तो ये आएगी हमारा, ठीक, कैटल के लिए यूज कर लेते हैं हम लोग। तीसरा पर्टेनिंग टू, इसने शीप लिखा है तो शीप हमारा हो गया ओवाइन, शीप आ गया हमारा आंसर, ठीक। आंसर नंबर सी। और फेलाइन आ गया हमारा कैट फैमिली, ठीक है। तो ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट आ गए हमारे। आइए 34 पे चलते हैं। होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग। ड्वेल का मतलब होता है घर, टू लिव, ठीक। तो एक्सकेवेट का मतलब खोद, एक्सकेवेट, केव का मतलब गुफा, और एक्स का मतलब गुफा से बाहर आना, यानी बिल बनाना, यानी कहीं खोद कर गड्ढा बनाना, ठीक। एक्सकेवेट, मैं अभी डिटेल में नहीं आ रहा हूं। तो होल एक्सकेवेटेड बाय एन एनिमल एज ड्वेलिंग, यानी वह जानवर जो बिल बना करके रहते हैं, उस बिल को क्या कहते हैं, ठीक। तो उस बिल को कहते हैं अच्छा 2 ए लिखा है बोरो, बोरो का मतलब उधार लेना, ठीक। बी लिखा है बरो, बिल, होल, ठीक। BURROW। बोर का मतलब हो जाता है भाई बियर, बोर, बॉर्न। बोर का मतलब हो जाता है, ठीक, ठीक है, सहना, या 2 मतलब होते हैं बियर, मैं किस टाइम बियर बोर लिखवा दूंगा आपको तीनों, लेकिन बोर के 2 मतलब आते हैं। सहना, देखो सहना बर्दाश्त करना, और दूसरा मतलब हो गया प्रोड्यूस, ठीक, बॉन्ड पैदा करना, ठीक, प्रोड्यूस। डिटेल में बात लिखा दूंगा भैया। अभी ये एक्चुअली मेरी कंफ्यूजन वर्ड वाली सीरीज में भी था, लेकिन उस सीरीज में क्या था कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले वर्ड्स आते चले जा रहे थे, इसलिए मुझको लगा कि ऐसा ना हो कि और ज़्यादा लोग, ठीक, सारे वर्ड एक साथ ना पढ़ लें, तो मैंने उस सीरीज़ को रोक दिया है थोड़ा सा। अभी भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कन्फ्यूजिंग वर्ड है, उनको जब आप पूरी पढ़ाई कर लेंगे तब उसको पढ़िएगा तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। कन्फ्यूजन वर्ड की 4 सीरीज़, 4 या 5 में दे चुका हूँ आपको, अभी 2 और बचे हैं, वो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन मैंने उसको लगाया नहीं अभी। पियर्स का मतलब है छेदना, छेद करना, ठीक। पियर्स, होल, HOLE। अच्छा, होल तो आ रहा है। तो आंसर आ गया साहब हमारा, आंसर नंबर बी, पर्सन बिलीविंग इन फ्री विल। वह व्यक्ति जो मुक्त इच्छा की बात करता हो, यानी मन मर्जियाँ, ठीक, जो कहता हो कि हम अपनी मन मर्जी से काम, मनमौजी। देखिए इनमें मनमौजी कौन है भैया? गार्जियन, ये तो संरक्षक हो गया, ठीक। टायरेंट, मैं आपको लिखा ही चुका हूँ कई बार, टायरेंट यानी तानाशाह, ठीक। ह्यूमैनिटेरियन, मानव, ह्यूमन, मानव की बात करने वाला। और लिबर्टेरियन, मुक्तता, लिबर्टी, मुक्ता, ठीक, IN वाला, मुक्त, ठीक, मुक्तता की बात करने वाला, स्वतंत्रता की बात करने वाला, ठीक। आंसर आ गया, आंसर नंबर डी। 35 में जो ऊपर क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है फ्री विल, मुक्त इच्छा, जिसकी जो इच्छा हो वो करे, अपनी मनमर्जी से काम करे, ठीक, मनमौजी। लिबर्टी प्लस IAN, लिबर्टी की बात करने वाला। 36 में साथियों, आई एम वेरी सॉरी, ये आंसर एक और चेंज होगा।
ठीक, वेरी सॉरी, इसको चेंज करिए 36 नंबर को। स्मॉल, एक्चुअली एसटी में क्या ना इतनी सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती, स्मॉल पीसेस, इसलिए मैं कहता हूँ एसटी के टेस्ट के असली आंसर वो जब मैं अपने मुंह से बता दूँ, वो आंसर को आप असली आंसर मानिए, ठीक है। तब तक जो है कन्फ्यूजन थोड़ा रहता है। तो खैर साहब देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा है 36 में, ठीक। सॉरी, पानी पी रहा था, गला बैठ रहा है। तो 36 आ गया हमारा। स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल, पढ़िए, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल दैट फ्लाई आउट फ्रॉम एन एक्सप्लोडिंग बॉम्ब। बॉम्ब के विस्फोट के साथ चारों ओर जो छर्रे छर्रे और लोहा ही लोहा और टुकड़े ही टुकड़े जो फैल जाते हैं लोहे के, लकड़ी के सॉरी, जनरली लोहे के, वो क्या होते हैं? तो भैया आंसर तो आ जाएगा ए, शार्पनल। इसका मतलब ये आता है कि विस्फोट के बाद फैले हुए टुकड़े, ठीक, पीसेस आफ्टर एक्सप्लोजन या ब्लास्ट, ठीक, क्योंकि वो लिखा हुआ है इसलिए मैं उसको मीनिंग चेंज नहीं करूंगा। ए हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। अब आप कहेंगे डिफरेंस क्या है, तो वही तो बता रहा हूं। स्प्लिंटर का मतलब ये हो गया कि एक बड़े ब्लॉक के छोटे टुकड़े, स्प्लिंटर, समझिए आप, जैसे एक बड़ी चीज का छोटा टुकड़ा, ये फैले हुए टुकड़े। और क्योंकि जो शार्पनल वर्ड है वो ब्लास्ट के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक, यानी पीसेस स्कैटर्ड आफ्टर अ ब्लास्ट, विस्फोट के बाद फैले हुए टुकड़े, चीथड़े, ठीक। और साहब जो स्प्लिंटर है, स्प्लिंटर का मतलब हो गया एक बड़ी पीस से निकला हुआ टुकड़ा। जैसे मान लीजिए एक पेड़ था बड़ा सा, एक पेड़ का एक तना है, उसमें से आपने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा निकाल लिया, छील के या काट के या जैसे भी, वो स्प्लिंटर हो गया। ये लोहे का भी हो सकता है, ठीक, लोहे का एक बड़ा सा वो था और जब उस पर चोट की गई तो पता चला 3-4 छोटे छोटे लोहे के टुकड़े निकल गए, ठीक। तो इसका मतलब ये रहता है वन पीस या पीसेस फ्रॉम होल ब्लॉक, एक पूरे ब्लॉक में से निकले हुए टुकड़े। लिख देता हूं, ये तो नोट कर दिया ना तुम लोगों ने, मिटा रहा हूं। पहले कहा था नोट करना चाहिए था, क्यों नहीं किया पहले? अब रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है साथियों, तो स्प्लिंटर क्या हो गया? स्प्लिंटर बता रहा हूं मैं, दूसरा तो लिखा ही हुआ इसमें। स्प्लिंटर हो गया ठीक, ये हो गया स्प्लिंटर। स्प्लिंटर इज इक्वल टू पीस ऑफ अ होल ब्लॉक, ठीक, बड़े टुकड़े में से, ठीक। ये मान लीजिए लोहे का एक टुकड़ा है, ठीक, या लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें से हमने एक क्या निकाल दिया, छोटे टुकड़े निकाल दिए 5, ठीक। तो ये सब जो है, सब के सब क्या हो गए, ये स्प्लिंटर हो गए। और ये है हमारा ब्लॉक। और जो शार्पनर था वो ये था, ब्लास्ट हुआ, ठीक, कोई ब्लास्ट हुआ और उसमें छोटे छोटे टुकड़े गिर गए, ठीक, ये ब्लास्ट हुआ और छोटे छोटे टुकड़े गिर गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शार्पनर। स्प्लिंटर मैंने आपको बता दिया। और फाइलिंग्स का मतलब तो छोटे छोटे टुकड़े, बस स्मॉल पीसेस, जनरली कीलों के लिए यूज करते हैं, कील यानी इंग्लिश में नेल, फाइलिंग्स, स्मॉल नेल्स, छोटी छोटी कीलें। आगे बढ़ जाते हैं साथियों 37। ऑल द, बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिए, ऑल द आर्ट्स, बिलीफ्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, यानी आर्ट का मतलब कला, बिलीफ का मतलब मान्यताएं, ठीक, धारणाएं, एंड सामाजिक संस्थाएं एटसेट्रा, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेस, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब लक्षण, प्रवृत्ति ऑफ अ रेस, जो किसी नस्ल के बारे में हमको बताते हैं। वह कला
जो हमको किसी नस्ल के बारे में बताए, वह क्या बोलते हैं सामाजिक संस्थाएं, और वह धारणाएं जो हमको किसी रेस के बारे में बताएं, जाति प्रजाति के बारे में बताएं। कल्चर हो सकता है, संस्कृति भी हमको उसके बारे में कुछ बताती है। सिविलाइजेशन, पूरी सभ्यता, ठीक हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो बिजली सड़क पानी, ये भी एक हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा है। वो कला की बात कर रहा है, वो धारणाओं की बात कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कला और धारणाएं नहीं आई भाई, केवल तीसरा वाला पार्ट या सामाजिक संस्थान हमने बना रखे हैं कुछ, ठीक। ऑफ अ रेस तो, और डी कहता है रिचुअल, यानी रिचुअल का मतलब हो गया आपका क्या कहते हैं उसको हिंदी में, परंपराएं, ठीक, रीति रिवाज। तो भाई साहब ए कल्चर के आगे लिखो संस्कृति, डी रिचुअल के आगे लिखो रीति रिवाज, ठीक। सी कट चुका है, और सिविलाइजेशन का मतलब ये हो गया संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, मूर्तियां, ठीक, और रीति रिवाज, परंपराएं, इस सब कुछ सिविलाइजेशन में आ जाएगा, ठीक। इसलिए बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, प्राचीन समय से आर्य सभ्यता, जिसमें हमारी मान्यताएं, धारणाएं, विचार, सोच, सामाजिक, ठीक, हमारे संबंध, सामाजिक हमारी सोच, इस सब कुछ आ जाता है। तो बेस्ट आंसर आ जाएगा आंसर नंबर बी, सिविलाइजेशन। 38 द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट व्हेन वन इज अलोन, यानी जब कोई अकेला हो तब वह अपने आप से अगर बात करे तो उसको क्या बोलेंगे। साइलेंस तो कट गया भैया, वो कह रहा है जब बात करेंगे, साइलेंस में तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक, ठीक है। फटाफट समय हो रहा है, बस खत्म कर रहा हूं। मोनोलॉग हो सकता है जब एक ही व्यक्ति बोले और बाकी सुने, ध्यान रखना। सी कहता है डायलॉग, संवाद, सभी एक साथ बातचीत करें, बातचीत। और डी सॉलिलॉकी, जो कि 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, मैं आपको बता ही चुका हूं साहब, ठीक। जल्दी से बता देता हूं, आपका समय बर्बाद ना करते हुए, अपना भी। समय बड़ा बलवान साथियों। दोनों लॉक रूट पे बन रहे हैं, ये LOQUE है और LOGUE है, और ये LOQUE है, ठीक। दोनों के बीच का अंतर आप जानते होंगे। तीसरा वर्ड क्या था इसमें, मोनोलॉग, डायलॉग। डायलॉग में तो खैर संवाद हो गया, बहुत सारे लोग आ गए, तो ए और सी तो भैया कट गए। ए कहता है कुछ बोल ही नहीं रहे, साइलेंट है, और सी कहता है डायलॉग, जब 3-4 लोग एक साथ बोल रहे हैं, और यहाँ तो सिर्फ अकेले बात हो रही है। मोनोलॉग, मोनो का मतलब ये हो गया 1, और सोलो का मतलब हो गया, बस यही डिफरेंस आ गया। मोनोलॉग का मतलब हो गया जब एक व्यक्ति बोले, और सॉलिलॉकी का मतलब हो गया जब हम अकेले अपने आप से बोले। मोनोलॉग का मतलब हो गया एक बोले बाकी सब सुने, और सॉलिलॉकी का मतलब हो गया जब हम अकेले बात करें। अकेले का मतलब अपने आप से बात करें, सेल्फ टॉक। तो ये हो गया अकेले बात, और ये हो गया एक करे बात। ये एक करे बात है, एक व्यक्ति बात कर रहा है और बाकी सुन रहे हैं, और ये नीचे वाला हो गया अपने आप से बातें करना। आइए क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट व्हेन वन इज अलोन को अंडरलाइन करो भैया, जब हम अकेले हों, दूसरा कोई है ही नहीं। जब दूसरा कोई है ही नहीं तो मोनोलॉग कहाँ से हो जाएगा। मोनोलॉग में तो ये हो रहा है जो मैं हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ और आप सबके सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कुछ तो सो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर आ गया हमारा, बी कट गया और डी आंसर आ गया। फिर स्पेलिंग्स बतानी है साथियों 2 की। तो स्पेलिंग का तो कोई रूल होता नहीं है, जितना आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी उतना आसानी से आप उसको कर लेंगे। कोरिलेटिव, अब कोरिलेटिव जो सबसे अच्छा आ रहा है वो बी में ही आ रहा है, इसमें आर डबल हो जाता है, ठीक। कोरिलेटिव यानी रिलेट करने वाला, जिसको हम दूसरे के साथ रिलेट जोड़ सकते हैं, जोड़ सकने वाला।
और 40 नंबर पर साइकोलॉजी की स्पेलिंग तो आपको आती होगी PSY, ठीक, CHOLOGY, और यह साइकोलॉजिकल, तो आंसर आ गया सीधा सीधा आंसर नंबर B, ठीक। आइए जल्दी से पैसेज कर लेते हैं, सभा को समाप्त करते हैं 5-10 मिनट में, 5 मिनट में। लेकिन ऐसे नहीं, आप बस पैसेज पकड़ने का तरीका देखिए, SSC में पैसेज समझिए बोनस मार्क्स, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ। व्हाट इज पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ठीक, आप अंडरलाइन करेंगे पॉवर्टी को, गरीबी की, लो पहली लाइन में लिखा हुआ, पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज अ सोशल फिनोमिना, ठीक, ठीक, ये तो आंसर नंबर, अच्छा, इन विच अ सेक्शन of the society is unable to fulfill even its basic necessities of life, inability of a society to provide the basic necessities of life। B बेटर है, B हमारा आंसर आ जाएगा 41 का। 42 पे आते हैं साथियों, what conditions the various, थोड़ा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है लेकिन पकड़ते हैं, what conditions the इससे कोई मतलब नहीं है, आप केवल यूनिक कुछ डिफरेंट वर्ड्स पकड़िए। व्हाट कंडीशंस द वेरियस अटेम्प्ट्स टू डिफाइन पॉवर्टी, आप अंडरलाइन करेंगे वेरियस अटेम्प्ट्स टू डिफाइन पॉवर्टी, और आइए वहां पे जाते हैं जहां पॉवर्टी को डिफाइन करने की अटेम्प्ट किया गया है। ये देखो, अटेम्प्ट वर्ड सेकंड पैसेज की स्टार्टिंग में लिया, attempts have been made in all societies to define poverty, but all of them are conditioned by the vision of minimum or good life obtaining in society। देखिए क्या लिखा है, मिनिमम और गुड लाइफ, सी आ गया, द विजन ऑफ मिनिमम और गुड लाइफ। आगे बढ़ जाते फटाफट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं टाइम वेस्ट करने की। व्हाट डू ऑल डेफिनेशंस ऑफ पॉवर्टी डू, इस बार क्या अंडरलाइन करेंगे साहब, इस बार मिला डेफिनेशन, सब जगह बात हो रही थी, इस बार बात हो रही है व्हाट डू ऑल डेफिनेशंस ऑफ पॉवर्टी। हम वहां जाएंगे जहां ऑल डेफिनेशंस ऑफ पॉवर्टी एक साथ आ रही होंगी। ढूंढते ऑल डेफिनेशंस ऑफ पॉवर्टी, ये देखिए सेकंड पैसेज की तीसरी लाइन में क्या लिखा है, सेकंड पैसेज की तीसरी लाइन, there is an effort in all definitions of poverty to approach the average level of living in a society, and as such these definitions reflect the coexistence of inequalities in definition in a society and the extent to which different societies are prepared to tolerate them। देखिए एसएससी में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है पैसेज में, मीनिंग निकालने की 90% क्वेश्चंस में कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिखा होता है। ये मत सोचिएगा मैंने नहीं बना रखा है, ये जैसा एग्जामिनेशन में आया वैसा मैंने दिया है, ठीक। तो देखते हैं आंसर क्या आ गया, व्हाट डू ऑल डेफिनेशंस ऑफ पॉवर्टी डू, रिफ्लेक्ट को एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी, हो सकता है, सोसाइटीज टॉलरेंस जैसा कोई शब्द नहीं आया, क्रॉस लग जाएगा उसके नीचे, अप्रोच द एवरेज लेवल ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, ठीक। और डी कहता मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, नहीं, इन इंडिया कहाँ से आ गया, अच्छा, रिफ्लेक्ट को एग्जिस्टेंस ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटी की बात तो नहीं की गई थी साथियों, एवरेज लेवल ऑफ लिविंग आ गया, ठीक। एंड एज सच दीज डेफिनेशन रिफ्लेक्ट द कोएग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज इन अ सोसाइटी, को एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज इन अ सोसाइटी, और यहाँ लिखा है हाँ, रिफ्लेक्ट व्हाट डू क्या करती हैं ये, ठीक, ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से तीसरा ही लिखा हुआ है कि देखिए जो सी है वो एक्शन है और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ए होता है। अगर आप ध्यान से देखिए उसे लिखा है व्हाट डू ऑल डेफिनेशंस ऑफ पॉवर्टी डू, ऑल डेफिनेशंस ऑफ पॉवर्टी अप्रोच द एवरेज लेवल ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी, वो ये करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, एंड दिस रिफ्लेक्ट, वो उसका इफेक्ट है। उसने केवल पूछा है एक्शन क्या होता है, ये नहीं बताया कि इसका असर क्या पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा साथियों वो हो जाएगा आंसर नंबर तीसरा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 44 डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एम्फेसाइजेज मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग बिकॉज, देखिए इस बार वो रीजन पूछ रहा है बिकॉज लगा के, ये पॉइंट है ना, ऊपर जो क्वेश्चन था वो था व्हाट डू, ठीक, ऑल डेफिनेशन ऑफ व्हाट डू, और ये कह रहा है डेफिनेशंस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एम्फेसाइजिंग मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग बिकॉज। इस बार आप 44 में आप अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया।
डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में क्या लिखा हुआ देखिए, आइए ये देखिए नीचे से छठी लाइन में, फॉर इंस्टेंस इन इंडिया द जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी एम्फसाइजेस मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग रादर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, लेकिन बिकॉज क्योंकि क्यों लिखा है वो उसके आगे लिखा है, दिस एटीट्यूड इज बॉर्न आउट ऑफ अ रियलाइजेशन दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू प्रोवाइड इवन अ मिनिमम क्वांटम ऑफ बेसिक नीड्स फॉर सम डिकेड्स and therefore to talk about a reasonable level of living or good life may appear to be wishful thinking at the present stage। जो भी मतलब निकल रहा है, मेरे को डिटेल नहीं आ रहा हूँ मैं, आंसर क्या आ रहा है हमको इससे मतलब है, ठीक, देखते हैं आंसर क्या है। इट इज इम्पॉसिबल एट दिस स्टेज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल क्वांटम ऑफ लिविंग, ठीक है, सीधा सीधा। 45 सोसाइटीज इन द थर्ड वर्ल्ड, इस बार क्या अंडरलाइन करेंगे, ये सोसाइटीज इन द थर्ड वर्ल्ड को अंडरलाइन करो, बस हमको वहां जाना है जहां थर्ड वर्ल्ड की बात की गई है। कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज प्लेग्ड बाय मास पॉवर्टी बिकॉज थर्ड वर्ल्ड, लो भाई ऊपर से तीसरी लाइन में थर्ड वर्ल्ड मुझको यूं ही दिख रहा है, ठीक, लिखा है द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड exhibit invariably the existence of mass poverty, although pockets of poverty exist even in the developed countries of Europe and pockets of mass poverty. यूरोप एंड अमेरिका है पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी, वो थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहा है। पॉवर्टी इज अ मास सोशल फिनोमिना, ये तो एक ही बात हो गई। देयर इज अ वाइड वेरिएशन इन 197 द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, और सोसाइटीज लिव एट अ बेयर, ऐसा कुछ लिखा था क्या? पहला लग रहा है आंसर या चौथा? अच्छा लिखा तो है, ओहो हो, उसके पहले तो लिखा कंटिन्यूज एट अ बेयर सब्सिस्टेंस दैट सोसाइटी इज सेड टू बी प्लेग्ड बाय मास पॉवर्टी, द कंट्रीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एग्जिबिट इनवेरिएबली द एग्जिस्टेंस ऑफ मास पॉवर्टी। ठीक है, उसके पहले उसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, और अब हम लोग साथियों आखिरी पैसेज पे, लास्ट पे पहुंच जाते हैं, जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं इसको। और लिखा है व्हाट वर द स्किल्स दैट वर एम्फेसाइज्ड फॉर यंग विमेन। ठीक, What were the skills that were emphasized for young women? ठीक, तो skills for young women कहाँ पे लिखा है आप देख सकते हैं, skills for young women, ये young women सेकेंड पैसेज के सेकेंड लाइन में आ रहा भैया, emphasizing self sufficiency and resourcefulness for young women। आंसर आ गया, आंसर नंबर सेल्फ सफिशिएंसी एंड रिसोर्सफुलनेस, बी आंसर आ गया भाई। ठीक, 47 हु, अच्छा अंडरलाइन क्या करेंगे इस बार, स्किल्स और यंग विमेन। 47 क्या अंडरलाइन करेंगे, हु बिकेम एक्सपर्ट्स ऑन द परचेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रेडी टू वियर क्लोथिंग फॉर द फैमिली। तो परचेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रेडी टू वियर, परचेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रेडी टू वियर कहां पे मिल रहा है हमको, जरा देखते हैं साथियों। ये देखिए तीसरे पैसेज की पहली लाइन में हमको ये वर्ड मिल गए, वर्ड पकड़ना चाहिए, मैंने क्या बताया, हम अंडरलाइन करेंगे परचेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रेडी टू वियर क्लॉथिंग फॉर द फैमिली। और इसके एक्सपर्ट्स कौन थे जरा देखते हैं, दे बिकेम एक्सपर्ट्स लिखा दीजिए, दे। अब ये दे कौन है, इसके लिए हमको पिछली लाइन में जाना पड़ेगा, और वो थे उसके पहले वाले पैसेज में। एज अ रिजल्ट होम इकोनॉमिस्ट्स शिफ्टेड देयर बेस टू कंज्यूमर एजुकेशन। होम इकोनॉमिस्ट्स, देखिए होम इकोनॉमिस्ट कौन कौन है इनमें, फील्ड स्टडी एनालिस्ट्स हु बिकेम टीचर्स ऑफ होम इकोनॉमिस्ट। एज रिजल्ट होम इकोनॉमिस्ट टीचर्स हो गए या फील्ड, इसका आंसर तो डी हो जाएगा साथियों, है ना। बाय गवर्नमेंट एज अ रिजल्ट होम इकोनॉमिस्ट शिफ्टेड देयर अटेंशन टू कंज्यूमर एजुकेशन थ्रू, अच्छा सॉरी थ्रू फील्ड स्टडी एनालिसिस एंड रिसर्च they became experts on the purchase and preservation of data for the family। तो यहाँ पे बात इकोनॉमिक्स की नहीं हो रही, सॉरी इकोनॉमिक्स, टीचर्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स नहीं है, बल्कि यहाँ पे बात हो रही है कि होम यानी घर के जो लोग थे जो घर की इकोनॉमी का ध्यान रखते थे उनकी, यानी बी ठीक है, फील्ड स्टडी एनालिस्ट, फील्ड स्टडी को एनालाइज करने वाले। हु वॉज द टारगेट ग्रुप
इस बार अंडरलाइन करेंगे टारगेट ग्रुप को अंडरलाइन करो। अब जरा ढूंढते हैं टारगेट ग्रुप हमको कहाँ मिल रहा है। लीजिए उसी के आगे लिखा है ऑफरिंग बजटिंग इंस्ट्रक्शंस टारगेटेड एट एडोलेसेंट गर्ल्स। तो एडोलेसेंट गर्ल्स टारगेट थी, यानी आंसर आ गया सी। और एडोलेसेंट का मतलब हो गया टीनेज, ठीक, यानी किशोर, तरुण गर्ल्स, यानी आप कह सकते हैं 11 12 टू 18 19 टीन 13 टू 18 समझ लो, ठीक। तो एडोलेसेंट गर्ल्स ये होगी हमारी सी। हाउ डिड होम स्यूइंग हेल्प अमेरिकन विमेन। इस बार अंडरलाइन करेंगे होम स्यूइंग, घर की सिलाई कढ़ाई ने अमेरिकन विमेन को कैसे फायदा पहुंचाया। आखिरी पैसेज में नीचे से तीसरी लाइन में देखिए, चौथी लाइन में साफ साफ लिखा है मॉडर्न होम स्विंग मेड इट पॉसिबल फॉर अमेरिकन वुमेन टू ट्रांसेंड का मतलब किसी चीज के पार निकलना, टू ट्रांसेंड छलांग लगाना, है ना, टू ट्रांसेंड देयर इकोनॉमिक डिफरेंसेस एंड जोग्राफिक लोकेशंस। उन्होंने अपनी इकोनॉमिक डिफरेंसेस और जोग्राफिक लोकेशंस को पार कर दिया, यानी वो अमेरिका से और आगे अपने देश से या अपने प्रदेश से या अपने क्षेत्र से आगे निकल गई। दे बिकेम फील्ड एनालिस्ट, दे वेंट बियॉन्ड इकोनॉमिक बाउंड्रीज, यही आ जाएगा। बाकी सब ऑप्शंस अलग अलग हैं, गुड जॉब्स और एक्सीलेंट टीचर्स। और व्हाट इम्प्रूव्ड द फिट एंड एफिशिएंसी ऑफ न्यू गारमेंट्स, क्या अंडरलाइन करोगे, फिट एंड एफिशिएंसी और न्यू गारमेंट्स। देखते साहब फिट एंड एफिशिएंसी कहाँ गया और न्यू गारमेंट्स कहाँ मिल रहा है। फिट एंड एफिशिएंसी और न्यू गारमेंट्स, अच्छा नीचे तो नहीं आ रहा भैया, फिट एंड एफिशिएंसी इस पैसेज में तो नहीं है, पहले पैसेज से चलना पड़ेगा हमको भाई। फिट एंड एफिशिएंसी ये लिखिए, पहले पैसेज की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, ठीक, ये लिखा देखिए, बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, है ना, पहले पैसेज की दूसरी लाइन से पढ़ रहा हूँ, बाय द अर्ली 20th सेंचुरी होम इकोनॉमिक्स वर्किंग इन एक्सटेंशन एंड आउटरीच। किसकी बात कर रहा है, व्हाट इन एक्सटेंशन एंड आउटरीच प्रोग्राम्स टॉट वीमेन हाउ टू यूज पेपर एटर्न्स टू इम्प्रूव द फिट एंड एफिशिएंसी ऑफ न्यू गारमेंट्स एज वेल एज हाउ टू अपडेट एग्जिस्टिंग 199 पता नहीं क्या है। तो किस चीज़ ने इसको इम्प्रूव किया, ये तो साफ साफ लिखा भाई, होम इकोनॉमिक्स वर्किंग, साफ साफ लिखा है, आंसर आ गया बी, पढ़ लेना चाहो तो, ठीक है साथियों। तो समय काफ़ी हो गया, 1 घंटे 16 मिनट हो चुके हैं हम लोग को बातचीत करते हुए, और ये एसटी का पूरा डिस्कशन मैंने यहीं पे समाप्त कर दिया है, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको काफ़ी कुछ गेन होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, बस अपनी तैयारी करते रहिए, रेगुलर रहिए, एक सेट जैसा मैं कहता हूँ लगाते रहिए। मैं इसीलिए यहाँ पे ऑनलाइन पे करता चला जा रहा हूँ, ऑफलाइन में तो हम लोग 4 एसटी करते हैं, 2 बैंकिंग के 2 एसएससी के हफ्ते में, लेकिन ऑनलाइन में उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कई कारण है इसके। अब आपसे मैं यहाँ पे क्या बताऊँ उसको, वरना मैं 4 कर रहा होता है, ठीक। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम लोग ऑफलाइन भी शुरू कर देंगे जैसे सरकारी आदेश आते हैं। बहरहाल आप अपनी तरफ से जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन में ऑलरेडी क्लास करते हैं, वो तो भाई अपने एसटी डेली लगा ही रहे होंगे, इस एनालिसिस कर ही रहे होंगे, मैंने आपको लिखा ही था, बस ऐसी एनालिसिस करनी है जैसे मैंने बता दिया। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वो भी ध्यान रखिए, ये एसटी तो मैं कराता रहूँगा, लेकिन आप अपनी तरफ से, ठीक, प्रीवियस पेपर लेकर के किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का, अब मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर रहता है, ठीक। तो कोई भी अच्छा पब्लिकेशन, बहुत सारे अच्छे पब्लिकेशंस हैं रिप्यूटेड, उनको लेकर के आप क्या बोलते हैं, आप एक सेट रोज़ लगाते चलिए, उसकी इत्मीनान से एनालिसिस करिए। रोज़ ना भी लगाइए तो एक दिन छोड़ के लगा लीजिए, उसकी इत्मीनान से एनालिसिस करिए सोल्यूशन देखते हुए, और फिर नेक्स्ट सेट को लगाइए, ठीक है। फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ, और ठीक, पढ़ाई में फोकस ध्यान दीजिए, और सिलेक्शन कोई दूर नहीं अगर रेगुलर तैयारी चलती रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।